हेलो दोस्तों, आज के इस सेशन में आप सबों का स्वागत है। तो चलिए दोस्त, आज हम लोग पढ़ेंगे चोल साम्राज्य के बारे में। हम लोग आज से पहले जो दक्षिण भारत का 2 भाग कर चुके हैं दोस्त। आज हम लोग चोल साम्राज्य के बारे में पढ़ रहे हैं। मैंने कोशिश किया था आज के ही वीडियो में समाप्त करने का, पर थोड़ा तबीयत खराब होने के कारण दोस्तों आज मैं इसको पूरा कंप्लीट नहीं कर पाया। लेकिन कल मैं दक्षिण भारत के इतिहास से जो अन्य महत्वपूर्ण राजवंश बच गए, जो प्रमुख प्रमुख राजवंश है वो आज खत्म हो जाएंगे, लेकिन जो इनके अलावा भी और कुछ अन्य राजवंश थे उनके बारे में मैं कल बता दूंगा दोस्तों। तो चलिए लेट ना करते हुए आज शुरू करते हैं। आज मेरा थोड़ा तबीयत भी खराब है, तो अगर आवाज़ अच्छा ना आए तो उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हम लोग का टॉपिक है चोल साम्राज्य। तो अगर चोल साम्राज्य का बात करें तो संस्थापक कौन है? तो चोल साम्राज्य के संस्थापक हैं विजयालय। कौन है दोस्त? विजयालय। इन्हीं का उपाधि मिला हुआ है नरकेसरी का। कौन सा उपाधि मिला हुआ है? नरकेसरी का। ये कब से कब तक शासन किए थे? तो 850 से लेकर 871। और ये कब किए थे? इसका स्थापना 9वीं सदी में। कब किए थे दोस्त? 9वीं सदी में। एक बार फिर से देखिएगा दोस्त, जो चोल साम्राज्य है इसके संस्थापक कौन है? विजयालय। 9वीं सदी में किए थे। और इन्हीं को कौन सा उपाधि मिला हुआ है? नरकेसरी का। कौन सा उपाधि मिला हुआ है दोस्त? नरकेसरी का। कब तक ये शासन किए? तो 850 से लेके 871 तक। और ये शुरुआत में पल्लवों के सामंत थे, बाद में स्वतंत्र रूप से चोल साम्राज्य का स्थापना करते हैं। लेकिन इस वंश का वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है? आदित्य प्रथम को। किसको माना जाता है दोस्त? आदित्य प्रथम को। इनका नाम याद रखिएगा, मतलब इनका उपाधि कोडेराम। क्या है दोस्त? कोडेराम। कहीं कहीं पे कोद डेराम है दोस्त, कहीं कहीं पे क्या है? कोदे डराम। याद रखिएगा। लेकिन कहीं कहीं क्या मिला हुआ रहता है? कोडे राम। क्या लिखा हुआ रहता है दोस्त? कोडे राम। तो दोनों नाम आप लोगों को याद रखना है। अगर इन लोगों का राजधानी का बात किया जाए तो कहाँ है? तंजौर। अभी का क्या है? तंजावुर। और जो तंजावुर राज्य था या तो जो शहर था उसके वास्तुकार कौन है? राज राजा पेरु थच्चन। राज राजा पेरु थच्चन। और इसी यहीं पे तंजावुर में कौन सा मंदिर है? निशुंभ सुदनी मंदिर। निशुंभ सुदनी मंदिर याद रखिएगा दोस्त। जैसे कि दिल्ली का वास्तुकार किसको कहते हैं? लुटियन को कहते हैं। वैसे ही तंजावुर का वास्तुकार कौन है? राज राजा पेरुथ चंद। राज राजा पेरुथ चंद याद रखिएगा दोस्तों। और यहीं पे कौन सा मंदिर है? निशुंभ सुदनी मंदिर। और ये जो चोल साम्राज्य के लोग थे, ज्यादातर लोग किसको मानते थे? कौन सा धर्म को मानते थे? तो शैव धर्म को। याद रखिएगा दोस्त, किस धर्म को मानते थे? शैव। अगर अब हम लोग इसके और आगे तथ्यों के बारे में पढ़ेंगे तो प्रमुख राजा के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद अन्य राजा के बारे में पढ़ेंगे, और जो चोल साम्राज्य था उसका प्रशासन कैसे था उसके बारे में पढ़ेंगे। और चोल साम्राज्य में जो फेमस शब्द है जिसका क्या अर्थ होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे दोस्त। उससे भी बहुत सारा प्रश्न बनता है। तो चलिए प्रमुख शासक के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। पहले प्रमुख शासक हैं परांतक प्रथम। कौन है दोस्त? परांतक प्रथम। ये पांड्य राजा नरसिंह द्वितीय तथा श्रीलंका के राजा कसन, यहाँ पे करसन लिखा गया है पर क अध स न होगा दोस्त, कसन 5 यानी कसन पंचम को पूरा तरीका से हराते हैं। फिर से देखिए, जो पांड्य राजा है राजसिंह द्वितीय और श्रीलंका के राजा कसन 5, इसको कौन हरवाए दोस्त? तो परांतक प्रथम। कौन हरवाए? परांतक प्रथम। और इनका उपाधि क्या था? तो मदुरई कोंड। मदुरई कोंड का क्यों उपाधि लिए थे? क्योंकि पांड्य को हराए थे और पांड्य का क्षेत्र आया, तो पांड्य का राजधानी क्या था? मदुरई। पांड्यों का राजधानी क्या था दोस्त? मदुरई। तो मदुरई को जीतने के बाद ये मदुरई कोंड का उपाधि लिए थे। और इनका दूसरा उपाधि क्या है? सुंदर चोल। क्या है दोस्त? सुंदर चोल। तो सुंदर चोल किसको कहते थे? परांतक प्रथम को। याद जरूर रखिएगा दोस्त। लेकिन इनको हराए जरूर, लेकिन राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय से तोकलम के युद्ध में ये हार जाते हैं। किस युद्ध में इनको हार का सामना करना पड़ा दोस्तों? तो तोकलम का युद्ध। किससे हारे? तो राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण तृतीय से। और अगर बात किया जाए कि इसके समय और क्या क्या महत्वपूर्ण चीजें हुआ, तो इन्हीं के समय मंदिरों में शिलालेख करवाने का शुरुआत किया गया। ये वेंकुट पेरुमल मंदिर का निर्माण करवाए। कहाँ करवाए हैं? कांचीपुर तमिलनाडु में। और उत्तर मेरूर के अभिलेख भी लिखवाए। कब लिखवाए दोस्त? तो 919 से लेके 921 एडवी 921 ईसा के बीच में उत्तर मेरूर का अभिलेख कौन लिखवाया? तो परांतक प्रथम। याद रखिएगा दोस्त। चलिए अगले महत्वपूर्ण शासक की ओर बढ़ते हैं। अगला जो महत्वपूर्ण शासक है वो है राज राजा प्रथम। इस वंश के एक तरीका से कहिए सबसे महत्वपूर्ण शासक में से एक कौन है? राज राजा प्रथम। इनका नाम जरूर याद रखिएगा दोस्त। इनका जो एक मंदिर है जिसका ये निर्माण करवाए थे वो बहुत बार पूछा गया है। तो चलिए दोस्त देर न करते हुए शुरू करते हैं
कि जो राज राजा है उनका प्रथम नाम क्या है? अरुल मोझी। यहाँ पे ज लिखा गया है पर क्या हो जाएगा दोस्त? झ। अरुल मोझी वर्मन। इनका वास्तविक नाम या मूल नाम क्या है? अरुल मोझी वर्मन। और इन्हीं के समय चोल शक्ति उत्कर्ष पाया, यानी कि सबसे टॉप लेवल पे पहुंचा, एकदम उत्कृष्ट स्थिति में पहुंच गया था चोल वंश का शक्ति। और जब ये राजा थे तो ये अस्थाई जल सेना का भी स्थापना करते हैं। और इनका उपाधि इतना बड़ा है दोस्त कि कोई अगर आपको परेशान करे तो एक बार इस शब्द को पढ़ने के लिए कह दीजिएगा। देखिए इनका उपाधि क्या है? कांडलर साले कलम मरूत। कांडलर साले कलम मरूत। कांडलर साले कलम मरूत। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ दोस्त ताकि आप लोग भी अच्छे से उच्चारण कर पाइए। और अगर हम लोग देखेंगे कि ये इतने महान शासक थे कि श्रीलंका को पूरी तरीका से जीत लेते हैं। वहाँ का जो शासक था महेंद्र पांच, उस पे विजय पा लिए और उसका नामकरण किसका? श्रीलंका का ही नाम चेंज कर दिए। क्या नाम चेंज कर दिए? मुमिड चोल मंडलम। मुमिड चोल मंडलम, याद रखिएगा दोस्त। और श्रीलंका का राजधानी अनुराधापुर को नष्ट करके, देखिए कौन सा श्रीलंका का राजधानी था दोस्त? पहले अनुराधापुर। उसको नष्ट करके ये कौन सा राजधानी बना दिए? पेल नरुआ। पेल नरुआ। और इसी का दूसरा नाम क्या है? जयनाथ मंडलम। देखिए अनुराधापुर को नष्ट करके जयनाथ मंडलम राजधानी बनाए। तो पहले का राजधानी अगर पूछा जाए कि जब चोल शासक थे तो श्रीलंका को जीतने से पहले वहाँ का राजधानी क्या था? तो अनुराधापुर। और जब चोल राजा राजा प्रथम जीत जाते हैं उसके बाद अनुराधापुर को नष्ट करके कौन सा राजधानी बना दिए? तो जयनाथ मंडलम को राजधानी बनाए दोस्त, याद रखिएगा। और ये मालदीव पर भी अधिकार कर लिए थे। और इन्हीं के समय स्थानीय स्वशासन का भी प्रोत्साहन मिला। स्थानीय स्वशासन क्या होता है दोस्त? जैसे कि एक ग्राम में, जैसे कि सबसे प्रमुख तो राजा होता था, लेकिन छोटा छोटा गांव में वहाँ का छोटा छोटा जो भी समस्या होता था उसका सुनवाई के लिए वहाँ पे ग्राम सभा बनाए या तो पंचायत बनाए। तो वो जो छोटा छोटा निकाय जो बनाते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्थानीय स्वशासन। तो स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा कौन दिए? राजा प्रथम। जरूर याद रखिएगा कि कौन से चोल राजा थे जो स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा देते हैं? तो राजा प्रथम। और अगर बात किया जाए कि जो श्री विजय है मलय इंडोनेशिया, सोचिए इनका मतलब अधिकार या तो इनका शक्ति इंडोनेशिया तक फैला हुआ था। जो इंडोनेशिया का राजा है श्री विजय, वो क्या करता है? मतलब शैलेंद्र शासक को नागपट्टनम में चूड़ामणि बौद्ध विहार के निर्माण की अनुमति दी। सोचिए श्री विजय के शैलेंद्र शासक को नागपट्टनम में एक चूड़ामणि बौद्ध विहार निर्माण के लिए ये अनुमति दे रहे हैं। कौन अनुमति दे रहे हैं? राजा प्रथम। तो सोचिए कितने शक्तिशाली राजा रहे होंगे कि इनका प्रभाव इंडोनेशिया तक है। तो ये इस साम्राज्य के सबसे प्रमुख राजाओं में से एक है दोस्त, तो जरूर याद रखिएगा। इन्हीं और यही वो राजा हैं जो तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का भी निर्माण करवाए थे। इसी को राजा चोल मंदिर भी कहते हैं। इसी मंदिर को क्या कहते हैं दोस्त? राजा चोल मंदिर भी कहते हैं। तो इस मंदिर को जरूर याद रखिएगा। इसको बनवाए कौन है? राजा प्रथम। और इनका उपाधि और क्या क्या था? एक उपाधि तो देख लिए थे, बहुत भारी भरकम था। और क्या क्या उपाधि है दोस्त? तो मुमाड चोल देव, जय गोंड, और क्या है? चोल मार्तंड और शिवपाद शेखर, ये सब इनका उपाधि है दोस्त। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे क्या है? अगला प्रमुख शासक कौन है? राजेंद्र प्रथम। अगला प्रमुख शासक कौन है? राजेंद्र प्रथम। ये कब से कब तक शासन किया है? तो 1012 से लेके 1044 ईस्वी तक दोस्तों। इसने पूरा श्रीलंका को जीता। जो आर्थर स्मिथ हैं ये राजेंद्र प्रथम को क्या कहते हैं? दक्षिण भारत का नेपोलियन। और भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। जरूर याद रखिएगा दोस्तों। और इसको क्या कहा जा रहा है? दक्षिण का नेपोलियन। जरूर याद रखिएगा। राजेंद्र प्रथम को दक्षिण का नेपोलियन कहा गया और समुद्रगुप्त को भारत का या उत्तर भारत का नेपोलियन कहा गया था दोस्तों, जरूर याद रखिएगा। अब आगे देखिए क्या है, ये बंगाल के पाल वंश के शासक महिपाल प्रथम को पराजित किया और उपाधि क्या लिया इसको हराने के बाद? गंगैकोंडचोलम। क्या किस चीज का उपाधि लिया? गंगैकोंडचोलम, याद रखिएगा दोस्तों। और उस इसी खुशी में उसको परास्त करने या उसको हराने की खुशी में कौन से नगर का स्थापना करता है? तो गंगैकोंडचोलपुरम। गंगैकोंडचोलपुरम, याद रखिएगा दोस्त। और इसी का दूसरा नाम क्या था? तो त्रिचनापल्ली। क्या नाम था दोस्त? त्रिचनापल्ली। कौन सा शहर का नाम त्रिचनापल्ली था? तो गंगैकोंडचोलपुरम। कौन स्थापित किया था? तो राजेंद्र प्रथम। कौन स्थापना किया था दोस्त? राजेंद्र प्रथम। ये 12 दक्षिण पूर्व एशिया द्वीपों पर अधिकार कर लिया था। और यहाँ पे अधिकार करने का उद्देश्य ये था कि भारतीय व्यापारियों के मार्ग में चीनी व्यापारी आ रहे थे
और बाधा डाल रहे थे। तो इसीलिए ये 12 दक्षिण पूर्वी एशियाई द्वीपों पर अधिकार कर लेता है, ताकि जो चीनी व्यापारी हैं वो इन पर बाधा न डाले और इनका व्यापार अच्छे ढंग से चले। और जो बंगाल की खाड़ी है दोस्तों, उस समय पे ये इतने प्रभावशाली थे कि पूरे बंगाल की खाड़ी खाड़ी को चोलों का झील कहा जाता था। क्या कहा जाता था दोस्त? चोलों का झील। और अगर अन्य शासक के बारे में बात करें तो विक्रम चोल का नाम याद रखिएगा। अब धीरे धीरे देखेंगे कि जितना पहले महान शासक थे, अब उतना ही क्रूर बोलेंगे या तो निरंकुश शासक अब हम लोग को देखने को मिलेगा, और धीरे धीरे ये वंश खत्म हो जाएगा दोस्त। जैसे विक्रम चोल थे, ये समझिए कि इतने खराब राजा थे कि जब इनके साम्राज्य में अकाल पड़ा था, धन का अभाव था, उस समय भी ये जनता से राजस्व वसूल करके चिदम्बरम मंदिर को विस्तार किए थे, उसको और बड़ा किए थे। तो सोचिए कितना एक तरीके से खराब राजा है ये। भले वस्तुकला को तो बढ़ावा दे रहा है, पर जब वहाँ पे अकाल पड़ा हुआ है, धन का अभाव है, तब भी ये राजस्व लेके चिदम्बरम मंदिर का क्या किया और पुनरुद्धार किया है, तो उसको आगे बढ़ाया, मतलब बड़ा किया, विस्तार किया। आगे देखेंगे हम लोग कुलतोंग द्वितीय, ये इससे भी बड़ा क्या बोलेंगे अत्याचारी शासक में से एक है दोस्त। ये इसी का पूर्वज जो चिदम्बरम मंदिर बनाया था, जिसमें भगवान विष्णु गोविंद राज के नाम से वहाँ पे मूर्ति स्थापित था, उसको समुद्र में फेंकवा दिया था दोस्तों ये। तो ये जो समुद्र में फेंकवा दिया विष्णु भगवान का मूर्ति, इसको वैष्णव आचार्य रामानुजाचार्य, वैष्णव आचार्य कौन? रामानुजाचार्य, मूर्ति को निकालकर उसका पुनरुद्धार करते हैं और तिरुपति के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करते हैं उसका। किसका? जिस विष्णु भगवान का मूर्ति को कोलतुंग द्वितीय ने कहाँ फेंकवा दिया था? समुद्र में। जरूर याद रखिएगा। तो कौन वो राजा था चोल वंश का जो चिदम्बरम मंदिर से भगवान विष्णु का मूर्ति को समुद्र में फेंकवा दिया था? तो कोलतुंग द्वितीय, याद रखिएगा दोस्त। और उसका पुनरुद्धार कौन किया मूर्ति को निकाल के? तो वैष्णव आचार्य रामानुजाचार्य, ये भी याद रखना है। और उस मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा किस मंदिर में किए? तो तिरुपति के मंदिर में। कहाँ पे किए दोस्तों? तिरुपति के मंदिर में, ये भी याद रखना है। अगर हम लोग चोल प्रशासनिक व्यवस्था देखें तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा दोस्त, चोल प्रशासनिक व्यवस्था में क्या है? सबसे ऊपर में है साम्राज्य, उससे नीचे आता है प्रांत, उससे नीचे आता है कोट्टम, या कोट्टम को ही क्या बोला जा रहा है दोस्त? वलनाडु। और उससे नीचे है नाडु, और उससे नीचे है कुर्रम या ग्राम, कुर्रम या ग्राम। जैसे हम लोग का सबसे ऊपर में प्रशासनिक इकाई देखें तो सबसे ऊपर में किसको रखते हैं? देश। उसके नीचे कौन रहता है? राज्य। उसके नीचे कौन रहता है? जिला। उसके नीचे कौन सा रहता है? प्रखंड। उसके नीचे पंचायत। उसके नीचे गांव। तो उसी टाइप का इसे समझिए दोस्त कि यहाँ का प्रशासनिक इकाई में सबसे ऊपर में क्या था? तो साम्राज्य। उसके नीचे प्रांत को मंडल कहा जा रहा है, कोट्टम या वालनाडु उसके नीचे है, उसके नीचे वाडु, और सबसे नीचे कुर्रम और ग्राम था दोस्तों, याद रखिएगा। और उस समय जो भूमि का प्रकार है, मतलब अलग अलग भूमि को अलग अलग नामों से जाना जाता था। जैसे जो गैर ब्राह्मण है, यानी कि जो किसान ब्राह्मण नहीं है, उसका भूमि को क्या कहा जा रहा है? विल्लन वगई। क्या कहा जा रहा है दोस्त? विल्लन वगई। अभी इससे जो भूमि का प्रकार का नाम है, इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया दोस्त। अगर आप लोग टेक्स्ट बुक का जो टेस्ट मारते होंगे या तो आप लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखेंगे तो इससे बहुत बार क्वेश्चन बना हुआ है दोस्त। तो जरूर इसको याद रखिएगा। विल्लन वगई किसको बोलते हैं? तो गैर ब्राह्मण किसान की भूमि को। ब्रह्मदेव किसको बोल रहे हैं? ब्राह्मणों को दिया गया भूमि को ब्रह्मदेव बोल रहे हैं। साला भोग किसको बोल रहे हैं दोस्त? तो विद्यालय के रख रखाव की भूमि। अगर कहीं एनटीपीसी में ये क्वेश्चन आया हुआ है दोस्त कि साला भोग किस चीज से संबंधित है, या तो साला भोग किस चीज को इंगित करता है, तो विद्यालय के रख रखाव के लिए जो दिया गया भूमि था उसको साला भोग कहते हैं। देवदान किसको कहा गया है? देवदासिया तिरुनम दक्कनी। देवदासिया तिरुनम दक्कनी किसको कहा गया है? जो मंदिर को उपहार में दिया गया था, या तो मंदिर बनवाने के लिए जो जमीन दिया जाता था उसको देवदान कहा जाता था दोस्तों। और पली चंदन किसको कहा जा रहा है? तो जो जैन संस्थाओं को दान में दिया जाता था जो भूमि, उसको पली चंदन कहा जा रहा है। और उस समय का अगर हम लोग स्थानीय प्रशासन का बात करें, स्थानीय प्रशासन जैसे भी हम लोग ग्राम पंचायत होता है, वार्ड होता है, तो उस समय पे 3 सभा होता था। एक उर होता था, एक सभा होता था, नगरम होता था। सभा को ही कहीं कहीं महासभा भी लिखा हुआ रहता है। तो उर किसका सभा है? जहाँ पे सभी लोग जाते थे, जहाँ पे सभी लोग उपस्थित होते थे, सभी लोग बैठक करते थे, उसको उर कहा जा रहा है। सभा क्या है? जहाँ पे वरिष्ठ ब्राह्मणों का सभा होता था। नगरम क्या है? तो नगरम वैसा सभा है जहाँ पे व्यापारिक समुदाय वाले लोग बैठते थे या बैठक करते थे, उसको क्या बोला जा रहा है? नगरम। एक बार फिर से देखिएगा दोस्त, उर क्या होता था? जहाँ पे सभी ग्रामीण लोग भाग लेते थे, बैठक करते थे। सभा क्या है? वैसा बैठक जहाँ पे सिर्फ वरिष्ठ ब्राह्मण ही भाग लेते थे। नगरम क्या है? जहाँ पे व्यापारिक समुदाय वाले लोग भाग लेते थे, उसको नगरम कहा गया है।
तो चलिए दोस्त, अब ज़्यादा नहीं बाकी है, और ही कुछ तथ्य बाकी हैं, उसके बाद ये चोल साम्राज्य खत्म हो जाएगा। अगर हम लोग देखें कि चोल काल में कौन कौन सा ऐसा शब्दावली है जिससे बहुत बार प्रश्न बना हुआ है, तो एक है वडेक्कार। एक क्या है दोस्त? वडेक्कार। तो राजा का व्यक्तिगत संरक्षक, राजा का व्यक्तिगत संरक्षक को क्या बोला जा रहा है दोस्त? तो वडेक्कार, ये जरूर याद रखिएगा। एक है उडन क्रीटम। उडन क्रीटम ये किसको कहा जा रहा है दोस्त? तो राजा का उच्च अधिकारी या मंत्री को उडन क्रीटम कहा जा रहा है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे नड्डार होगा दोस्त, पर यहाँ पे गलत टाइप हो गया है। तो नड्डार, नाडु की स्थानीय सभा को नड्डार कहा जा रहा है। फिर नगरटार किसको कहा जा रहा है? नगरम किसको कहा जा रहा है? तो आप लोग को अभी अभी बताया कि व्यापारिक संघ को नगरम कहा जाता है। कलम क्या है दोस्त? तो अन्न को तोलने का इकाई। जैसे अभी हम लोग बटखारा यूज करते हैं, केजी यूज करते हैं, तो वैसे ही उस समय पे कलम क्या चीज था? तो अन्न को तोलने का इकाई। और कासू क्या है दोस्त? तो सोने या तांबा का सिक्का को कासू कहा जा रहा है। सोने या तांबा का सिक्का को उस समय क्या कहते थे दोस्त? कासू। किस समय पे? चोल साम्राज्य के समय पे, याद रखिएगा। योट्टा वारियम क्या है? फूलों की क्यारियों का देखभाल करने वाले लोगों को क्या कहा जा रहा है? योट्टा वारियम, जरूर याद रखिएगा दोस्त। वेल्ले क्या है? भूमि माप की इकाई को वेल्ले कहा जा रहा है। आयाम क्या है? राजस्व यानी टैक्स है, जो जमीन के बदले में जो टैक्स लिया जाता था उसको आयाम कहा जा रहा है दोस्त। विरोध पोतराक राजस्व विभाग का प्रमुख को कहा जाता था। वेल्लाल बड़े भूमि के कृषक को कहा जाता था दोस्त। प्रभु मान्यम राजा के स्वामित्व वाला भूमि को कहा जाता था। साला भोग मैंने अभी अभी आप लोग को बताया दोस्त। और जो इन लोग का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह का बात करें तो कावेरीपट्टनम था। तमिल साहित्य का त्रिरत्न किसको किसको कहा जाता है दोस्त? कंबन, ओट्टुकुटन और पुगलेदी। कंबन, ओट्टुकुटन और पुगलेदी। आप लोग कमेंट में बौद्ध धर्म का त्रिरत्न को कमेंट करके बताइएगा दोस्तों, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। तो किनको किनको याद है जरूर कमेंट में करिएगा कि बौद्ध त्रिरत्न कौन कौन सा है। कन्नड़ साहित्य का त्रिरत्न कौन सा है? पंप, पोन और रन। पंप, पोन और रन, याद रखिएगा दोस्तों। तो इस समय का सबसे प्रसिद्ध क्या था? तो चोल कांस्य प्रतिमा पूरे संसार का सबसे उत्कृष्ट प्रतिमा माना जाता है, कांसा का दोस्त, याद रखिएगा। और एक चीज याद रखिएगा, जो अंकोर वाट का विष्णु मंदिर है, जिसको कौन बनवाया था? कहाँ है? कंबोडिया में, मेकांग नदी के किनारे। कौन बनवाया था? तो सूर्यवर्मा तृतीय। तो इसके बारे में हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं दोस्त, जबकि हम लोग चोल साम्राज्य के बारे में पढ़ रहे हैं? तो इसके बारे में हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि जो अंकोर वाट का शिव मंदिर है उसका निर्माण भी चोल वास्तु शैली से हुआ है। चोल वास्तु शैली का उपयोग करके अंकोर वाट मंदिर का निर्माण किया गया था। इसमें और एक वास्तु शैली का उपयोग किया गया है, खमेर, याद रखिएगा दोस्त, खमेर। अंकोर वाट विष्णु मंदिर दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है, और इसमें खामेर और चोल वास्तु कला का उपयोग किया गया है दोस्तों, जरूर याद रखिएगा। तो यहाँ पे हम लोग का सारा तथ्य चोल साम्राज्य से संबंधित खत्म हुआ। अब हम लोग इसके आगे प्रश्न लगाएंगे दोस्त, तो चलिए देर न करते हुए प्रश्न लगाते हैं। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, चोल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? चोल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो याद रखिएगा दोस्त, विजयालय। इसके संस्थापक कौन थे? विजयालय। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, विजयालय ने किस शासक वंश के सामंत के रूप में शुरुआत किया? विजयालय जो था शुरुआत में किस वंश का सामंत के रूप में काम करता था? तो इसको याद रखना है, पल्लव। किसके सामंत के रूप में काम करता था दोस्तों? पल्लव। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, चोल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? चोल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक आदित्य प्रथम को माना जाता है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। चोल साम्राज्य की राजधानी या तो चोल की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? तो याद रखिएगा, तंजौर या तंजावुर। तंजौर या तंजावुर चोलों का प्राथमिक यानी शुरुआत में लोग का राजधानी था दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, तंजौर के वास्तुकार के नाम से किसे जाना जाता है? या तो सॉरी माफ कीजिएगा, तंजौर के वास्तुकार का नाम क्या था जिसने राजा पेरुथचन की मदद की थी? तो याद रखिएगा दोस्त, वो कौन था? तो राजा पेरुथचन ही था। यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन लिखने में गड़बड़ी हो गया है, क्वेश्चन का आंसर ही क्वेश्चन में डला गया है दोस्त। तो माफ कीजिएगा, यहाँ पे ऐसा था कि तंजौर का वास्तुकार का नाम क्या था, ये प्रश्न होना चाहिए था। तो याद रखिएगा, राजा पेरुथचन। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। चोल शासक किस धर्म के अनुयायी थे? तो चोल शासक किस धर्म के अनुयायी थे दोस्तों? शैव धर्म के। किसके अनुयायी थे? शैव धर्म के। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस चोल शासक ने मदुरई कुंड, किस चीज का? मदुरई कुंड का उपाधि लिया था? तो याद रखिए कौन लिया था दोस्त इसका? प्रांतक प्रथम। कौन लिया था? प्रांतक प्रथम। मदुरई का राजा को हराने के बाद, मदुरई का पांड्य राजा को जब ये हराया था, उसके बाद ये मदुरई कुंड का उपाधि लिया था दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है,
तक्कोलम का युद्ध किनके बीच में हुआ था? कौन सा युद्ध बोला गया है? तक्कोलम का युद्ध किनके बीच में हुआ था? तो याद रखिएगा परांतक प्रथम और कृष्ण तृतीय। परांतक प्रथम और कृष्ण तृतीय, इसमें विजय किसको मिला था? कृष्ण तृतीय को। हारा कौन था? तो परांतक प्रथम। याद रखिएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो जो परांतक प्रथम था वो चोल वंश का शासक था, और कृष्ण तृतीय किस वंश का शासक है? तो राष्ट्रकूट। याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है उत्तर मेरूर। उत्तर मेरूर जो अभिलेख है इसका कौन ने लिखवाया, या तो किसके शासनकाल में ये बना? तो याद रखिएगा परांतक प्रथम। कौन है दोस्तों? वो परांतक प्रथम। अगला प्रश्न है राज राजा प्रथम का मूल नाम क्या है? राज राजा प्रथम का मूल नाम क्या है? अरुल मोझी। यहाँ भी ज लिखा गया पर लास्ट में झ है। याद रखिएगा दोस्त। अरुल मोझी क्या नाम है इसका? मूल नाम अरुल मोझी वर्मन। याद रखिएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। राज राजा प्रथम ने श्रीलंका के किस शासक को पराजित किया था? राज राजा प्रथम ने, किसका बात किया जा रहा है? राज राजा प्रथम श्रीलंका के किस राजा को पराजित किया था? तो महेंद्र पंचम। किसको दोस्तों? महेंद्र पंचम को। अगला प्रश्न है राज राजा प्रथम ने विजेता श्रीलंका का नया नाम क्या रखा था? तो याद रखिए क्या नाम रखा था दोस्त? तो मुमिंड चोलपुरम। मुमिंड चोलपुरम। याद रखिएगा। तो या तो मुमिंड चोलपुरम कहिए या तो मुमिंड मंडलम, सॉरी मुमिंड चोल मंडलम, ये दोनों नाम याद रखिए दोस्त। मुमिंड चोलपुरम कहिए तो मुमिंड चोल मंडलम। कौन रखा था इसका नाम? राजाराज प्रथम, जब वो श्रीलंका को जीता था। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? तंजावुर का प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर कौन बनवाया था? तंजावुर का कौन सा मंदिर है दोस्त? बृहदेश्वर मंदिर कौन बनवाया था? तो राजा प्रथम। इस मंदिर को राजा चोल मंदिर भी कहते हैं दोस्त, ये भी याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। किसे दक्षिण का नेपोलियन कहा जाता है? तो याद रखिएगा राजेंद्र प्रथम को। और उत्तर भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। याद रखना है दोस्तों। बंगाल के पाल शासक महिपाल प्रथम को किसने पराजित किया? जो पाल शासक था महिपाल, उसको कौन पराजित किया था? तो राजेंद्र प्रथम। कौन पराजित किया था दोस्तों? राजेंद्र प्रथम। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? राजेंद्र प्रथम ने अपनी नई राजधानी का नाम क्या रखा था? तो राजेंद्र प्रथम अपना नई राजधानी का नाम क्या रखा था? गंगईकोंड चोलपुरम। गंगईकोंड चोलपुरम। याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है चोल काल में बंगाल की खाड़ी को क्या कहा जाता था? तो चोल काल में बंगाल की खाड़ी को चोलों का झील कहा जाता था। याद रखना है। बंगाल की खाड़ी को क्या कहा जाता था? तो चोलों का झील कहा जाता था। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्त। अगला प्रश्न क्या है कि जो चिदम्बरम मंदिर है उसमें जो भगवान विष्णु का गोविंद राज नाम से मूर्ति था उसको कौन फेंकवा दिया था समुद्र में? तो याद रखिएगा दोस्त कौन फेंकवा दिया था? कुलतोंग द्वितीय। कुलतोंग द्वितीय। याद रखिएगा दोस्तों। और जो आचार्य वैष्णव आचार्य रामानुजनाचार्य जो थे वे भगवान विष्णु का मूर्ति को निकालते हैं और उसका प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। याद रखिएगा दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। समुद्र में फेंकी गई विष्णु की मूर्ति का पुनरुद्धार किस वैष्णव आचार्य ने किया? तो मैंने अभी इसका जिक्र किया, रामानुजाचार्य दोस्तों। याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। चोल शासक के व्यवस्था में मंडल का क्या अर्थ है? चोल शासक के प्रशासन में मंडल का क्या अर्थ है? तो प्रांत को ये लोग क्या बोलता था? मंडल। याद रखिएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। चोल शासक में उर नामक संस्था का मुख्य कार्य क्या था? जो उर नामक संस्था था उसका मुख्य कार्य क्या था? तो सर्वसाधारण लोगों का ग्राम सभा था वो। सर्वसाधारण लोगों का ग्राम सभा, यानी कि उसमें सभी लोग भाग ले सकता था। याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है ब्राह्मणों का उपहार के रूप में दी गई भूमि चोल काल में क्या कहलाती थी? तो याद रखिएगा ब्रह्मदेय। क्या कहलाता था दोस्त? ब्रह्मदेय। जो साला भोग था ये स्कूल के लिए दिया जाता था। देवदान ये किसके लिए दिया जाता था? तो ये मंदिरों के लिए दान में दिया गया भूमि को हम लोग देवदान कहते थे दोस्तों। याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। चोल काल में राजा के सबसे विश्वसनीय व्यक्तिगत अंगरक्षक को क्या कहते थे? तो इसका भी याद रखिएगा दोस्त। मैंने इसके बारे में लिखवाया था। तो वेडककार। क्या बोलते थे दोस्तों? वेडककार बोलते थे। चोल शासन के दौरान सोने के सिक्के को किस नाम से पुकारा जाता था? कासू। किस नाम से पुकारा जाता था दोस्तों? कासू। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है चोल कालीन शिक्षा व्यवस्था में साला भोग भूमि, कौन सा भूमि बोला जा रहा है दोस्त? साला भोग भूमि का उपयोग किस कार्य हेतु किया जाता था? तो विद्यालय के रख रखाव के लिए। साला भाग भूमि किसके लिए दिया जाता था दोस्त? विद्यालय के रख रखाव के लिए। अगला प्रश्न है इनमें से कौन तमिल साहित्य के त्रिरत्न में शामिल नहीं है? तमिल शासक के त्रिरत्न में शामिल नहीं है। तो इसको भी याद रखना है दोस्त। मैंने तमिल साहित्य के त्रिरत्न भी लिखाया है और कन्नड़ का भी त्रिरत्न लिखाया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पंप। क्या हो जाएगा दोस्त? पंप। क्योंकि पुगलेंदी और ओट्टुकुट्टन और कंबन
ये तीनों किसका है साहित्य, सॉरी किसका त्रिरत्न है, तो तमिल साहित्य का त्रिरत्न है। और जो पंप है, ये पंप कन्नड़ साहित्य का त्रिरत्न में से एक है। जो कन्नड़ साहित्य है उसका त्रिरत्न कौन कौन सा जगह, पंप, और एक था कोन, और एक था रन। एक था पंप, एक था कोन, और एक था रन। ये तीनों कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न है दोस्त, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। चोल काल में की सबसे प्रसिद्ध कलाकृति कौन सी है जिसे विश्व की सर्वश्रेष्ठ प्रतिमाओं में गिना जाता है, तो याद रखिए कांसा का नटराज की प्रतिमा। कांसे का नटराज की प्रतिमा, ये पूरा विश्व प्रसिद्ध है और पूरे विश्व में सर्वश्रेष्ठ प्रतिमाओं में इसे गिना जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, कंबोडिया में स्थित अंकोर वाट मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था, तो इनका नाम भी याद रखना है दोस्त। कौन करवाया था, तो सूर्यवर्मा द्वितीय। कौन करवाया था, सूर्यवर्मा द्वितीय। और जो अंकोर वाट का मंदिर है पूरे दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है, याद रखिएगा। ये चोल शैली में ही बनाया गया था, ये भी याद रखना है दोस्तों। अगला प्रश्न है, चोल प्रशासनिक सोपान में कई जिलों के समूह को वालनाडु के उप विभाजन को क्या कहते थे, वालनाडु के उप विभाजन को क्या कहते थे, तो याद रखिएगा कोट्टम। क्या कहते थे दोस्तों, कोट्टम कहते थे, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और ये हम लोग का अंतिम प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पे हम लोग का टोटल प्रमुख तथ्य और इनसे संबंधित 30 प्रमुख प्रश्न खत्म होंगे। तो आप लोग जरूर एक बार तथ्य को अच्छे से पढ़िएगा, प्रश्न लगा के देखिएगा। दोबारा जब इसको कीजिएगा तो सिर्फ प्रश्न लगाइएगा। अगर प्रश्न सारा बन जा रहा है तो आपको तथ्य याद है, और प्रश्न लगाने के बाद कुछ प्रश्न छूट गया तो आप तथ्य को दोबारा पढ़ लीजिएगा दोस्तों। तो चलिए लास्ट प्रश्न को करते हैं। चोलों के मुख्य व्यापारिक बंदरगाह कौन था, तो याद रखिए कावेरीपट्टनम। कौन था दोस्तों, कावेरीपट्टनम। तो यहाँ तक जुड़े रहने के लिए आप सबों का धन्यवाद दोस्त। तो मैं फिर से ही बोलूँगा कि आप सबों को अगर वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट में थोड़ा भर भर के प्यार दिखाइएगा। तो चलिए दोस्त, यहाँ तक जुड़े रहने के लिए फिर से एक बार धन्यवाद।